नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का 100वां वर्ष होने जा रहा है। 100वां वर्ष में प्रवेश हो गया है। तो एक शताब्दी का यह समय देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में कई क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी रहा है, जिसमें पार्टी की अहम भूमिका रही है। यह ऐसा सच है जिस पर पूंजीवादी इतिहासकार और समाजशास्त्री पर्दा डालने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं। तो आज यानी 25 दिसंबर को भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण और उसके 100वें साल में प्रवेश पर विश्लेषण किया है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आज यानी 25 दिसंबर को हम लोग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के 100वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक शताब्दी का देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में कई क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी रहा है, जिसमें पार्टी की अहम भूमिका रही है। यह ऐसा सच है जिस पर पूंजीवादी इतिहासकार और समाजशास्त्री पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस अवधि का दूसरा सच है कि पार्टी भटकाव और बिखराव का शिकार हो गई। इसमें एक खेमा उल्टी दिशा पकड़कर समाजवादी मुखौटे के साथ पूंजीवादी राह पर चल पड़ा। इसके खिलाफ पार्टी के भीतर दो लाइन का तीखा संघर्ष चला और बिखराव का दौर शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। इसके फलस्वरूप आज हम लोग ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां फासिस्ट तानाशाही रोज बरोज अपना दमनकारी अभियान तेज करती आ रही है और उसका मुकाबला करने में सक्षम अखिल भारतीय प्रभाव वाली कोई कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद नहीं है। ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष में भी पार्टी नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं थी, लेकिन अखिल भारतीय उपस्थिति के कारण प्रभावी जरूर थी। आज वह इस स्थिति से भी पीछे हट गई है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समझ पर एकजुट होने की है कि हम क्यों हार गए। आजकल पूंजीवादी व निम्न पूंजीवादी विचारकों के पास बना बनाया प्रचलित सूत्र है कि कम्युनिस्ट पार्टियां इसलिए विफल हो गई कि उन्होंने जाति पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह का ज्ञान मिलने के बाद कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी के कई नेता और विचारक जाति मुक्ति एजेंडा पर भीड़ गए। इसी का नतीजा हुआ कि कहीं वे लालू और अखिलेश तो कहीं M.K. स्टालिन जैसे नेताओं और उनकी पार्टियों के सहयोगी और पिछलग्गू की हैसियत में पहुंच गए। तो उपर्युक्त जो सूत्र है इस बात की व्याख्या नहीं करता कि सोवियत संघ और चीन जैसे देशों में जहां जाति व्यवस्था नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता विहीन क्यों हो गई या पथभ्रष्ट होकर पूंजीवाद का राही क्यों बन गई। वह इस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाता कि जिस समय कम्युनिस्ट आंदोलन जाति और पहचान की राजनीति से दूर रहने का आरोप झेल रहा था, उसी समय उसे तेभागा, तेलंगाना और नक्सलवाली जैसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन जब से जाति की राजनीति में उलझा, उसके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा। यह कैसे हो गया? दरअसल इसलिए हुआ कि जाति उत्पीड़न की आड़ में पार्टी के कुछ खेमों ने उत्पीड़ित जातियों के शोषित वर्गों, मसलन खेती में लगे मजदूर, छोटे मजदूर किसान, शहरों में सफाई कर्मी और उद्योगों शोषित मजदूर आदि की राजनीति से विमुख होकर उन जातियों के पूंजीवादी और नुम पूंजीवादी वर्गों की सेवा शुरू कर दी। वर्ग संघर्ष को आंदोलन की मुख्य धुरी मानने की प्रस्तावना छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि आंदोलन का बड़ा हिस्सा मार्क्सवाद का चोला उतारकर कभी लोहियावाद तो कभी अम्बेडकरवाद का अनुयायी बन गया है। आजकल ऐसा कहने वाले नेता भी मिल जाएंगे कि अम्बेडकरवाद को समझे बिना भारत में मार्क्सवाद को नहीं समझा जा सकता, जबकि बात उल्टी है। मार्क्सवाद को समझे बिना अम्बेडकर के योगदान को ठीक से नहीं समझा जा सकता और जाति उन्मूलन के उनके लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। आज हम ऐसे ही वैचारिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं जिनका समाधान किए बिना आगे बढ़ना असंभव जैसा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने सबसे बड़ा कार्यभार आ गया है कि हम अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के कार्यकलापों का विश्लेषण करें,
उसके गौरवशाली पक्ष को आत्मसात करें, नकारात्मक पक्ष को खारिज करते हुए उससे सीखें और वर्तमान परिस्थिति के आलोक में वैचारिक और राजनीतिक एकता के आधार पर नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो यह जो बातें हैं कही है जनवादी लोकमंच की ओर से डॉक्टर राम कविंद्र ने, तो उन्होंने जोड़ा है कि इस चर्चा की शुरुआत के लिए हम लोग श्रृंखलाबद्ध ढंग से अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को हम लोगों ने रूसी क्रांति के शताब्दी वर्ष में लिखित पुस्तक श्रृंखला की चौथी कड़ी के रूप में पेश किया था। हम महसूस करते हैं कि आज इस पर व्यापक चर्चा का सबसे उपयुक्त समय है। आशा है कि इससे हम लोग अपने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा करने की वैचारिक जमीन तैयार कर पाएंगे। तो श्रोताओं से, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनसे आग्रह है कि आप भले किसी भी विचारधारा के हो, खासतौर से वामपंथ से आपका सरोकार हो, उस विचार को पसंद करते हों, उससे जुड़े हों, तो आप इसको ज़रूर संजीदगी से सुने, गुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर मित्रा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।